कक्षा 12 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार। तो चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विपटमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विहग शोक। विरह शोक छाया की को विकोल, छाया की को विलोक। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग। चपला का अर्थ होता है नौका, कगार का अर्थ होता है किनारा, तीर का अर्थ होता है किनारा और कगार का भी अर्थ किनारा होता है। कृश का अर्थ होता है छिड़काय, यानी कि नष्ट हो जाना ऐसा शरीर। दुबला पतला भी कह सकते हैं। विटप माने वृक्ष होता है। विटप माल का अर्थ है वृक्षों की पंक्ति। भ्रू रेखा का अर्थ होता है भौहें। अराल का अर्थ होता है टेढ़ी। उर्मिल का अर्थ होता है लहरों से युक्त। कोक का अर्थ होता है चकवा या चकवी, पक्षी हैं। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ रात, चांदनी रात में गंगा और उसके समीप प्राकृतिक सुषमा, सुषमा अर्थात सुंदरता ये कह सकते हैं, का मनमोहक चित्रण हुआ है। चांदनी रात में गंगा और उसके समीप यानी कि उसके जो आसपास जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका वर्णन किया गया है। चलिए, जब पहुँची चपला बीच धार। कवि पंत जी कहते हैं जब हमारी नौका गंगा के बीचों बीच धार में पहुँची तो छिप गया चांदनी का कगार। हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी क्या हो गया, चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया, यानी कि छिप गया। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। और उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट यानी दोनों किनारे फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रही थी। दो बाहों से दुरस्त तीर, तीर माने किनारा, जो गंगा की दोनों किनारा थी मानो लंबी लंबी पतली पतली क्या है, बाहें हैं। ठीक है, फिर ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो आलिंगन करने को अधीर, मानो गंगा की धारा के छिड़का यानी कोमल नारी शरीर के से आलिंगन बद्ध होने के लिए अधीर हो रही थी। कहने का मतलब है, ये कहा गया है कि उस समय जिस समय हमारी नौका बीचों बीच नदी के बीच गंगा नदी के बीचों बीच धार में पहुंची तो मानो गंगा के समीप जो स्थित जो दोनों तट थे फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रही थीं। जैसे मानो कि बाहें फैलाकर कोई क्या कर रहा हो, आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहा हो। जैसे लग रहा था कि गंगा की छीड़काय यानी कि दुबला पतला कोमल शरीर नारी शरीर से आलिंगन होने के लिए अधीर हो रहे थे। फिर आगे कहा गया, आलिंगन माने समझ ही रहे हैं, गले लगाना। अति दूर क्षितिज पर विपट माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। कहा गया बहुत दूर क्षितिज यानी आकाश पर वृक्षों की वह पंक्ति थी यानी कि लाइन थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश की नीलवड़ी और विशाल नयन की तिरछी भौहें के समान दिखाई दे रही थी। अपलक जो बिना पलक झपके, नभ नील, नील माने नीला आकाश कहा गया है, तो यहाँ नीले आकाश को नीले नयन से बताया गया। विशाल माने बड़ा। तो कहा गया यहाँ पर कि बहुत दूर क्षितिज पर यानी आकाश पर मानो वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा यानी सुंदरता को अपलक निहारते हुए, एकटक निहारते हुए आकाश के नील वर्णों यानी नीले रंग के आकाश के और विशाल नयन जो तिरछी भौहें के समान दिखाई दे रही थी।
ठीक है। फिर कहा गया माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, गंगा की धारा के पास ही एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप जानते ही हैं, द्वीप किसे कहते हैं, जो जहाँ जैसे बीचों बीच नदी में ऐसा पर्वत जिस पर पानी न चढ़े, या टीला कह सकते हैं, ऐसा टीला कि जहाँ पानी न चढ़ सके। ठीक है, तो उसी को कहा जो लहरों के प्रभाव से क्या हो रहा है, यहाँ कहा गया है शिशु माने होता है बच्चा, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मिल माने होता है, उर्मिला मत समझ लीजिएगा, लहरों से युक्त होता है उर्मिल का। तो यहाँ बताया गया है कि गंगा की जो धारा थी, अर्थात गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था, जो लहरों के प्रवाह से भी क्या हो रहा था, रोक कर उलट देता था। क्या उलट देता था, लहरों के प्रभाव को, या प्रवाह यानी तीव्र गति से जो आ रही थी उसको रोक दे रहा था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उसको वापस कर दे रहा था। ठीक है, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता रहने निज विरह शोक। वह छोटा सा जो शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। यहाँ कहा गया ना, शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, माँ के उर्मन हृदय। कहा गया वो छोटा सा जो द्वीप, शांत द्वीप था, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। ठीक है, और आगे कहा गया है वह कौन विहग गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह कौन पक्षी है, क्या कोई अपनी चकवी से बिछुड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं, पूछ रहे हैं। कौन, पंत जी पूछ रहे हैं। क्या विकल, विकल माने व्याकुलता, विकल को बताए हैं चकवा होता है, कि वह कौन है जो व्याकुल होकर के इधर उधर विचरण कर रहा है। फिर उड़ता रहने निज विरह शोक, और वह क्या कर रहा है, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने के लिए उड़ता चला जा रहा है। प्रकृति का सजीव चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए कि किसकी किसकी बात की गई है। कवि कहते हैं कि जब ये जो नदी गंगा नदी की जो दोनों किनारे हैं वो क्या है, मानो किसी नायिका की भांति दुबली पतली कोमल शरीर वाली नायिका मानो बाहों को फैलाए हुए आलिंगन के लिए अधीर हो रही है। दोनों बाहों का उपमा किसे दिया गया है, गंगा, ये क्या कहते हैं, गंगा के दोनों तटों से। फिर आगे कहा गया है कि जो दूर वृक्ष हैं मानो वो इतनी सुंदर लग रही कि उनको अपलक निहारने के लिए बड़े बड़े नेत्रों वाले, नीले नेत्रों वाले आकाश क्या हो रही हैं, अपनी तिरछी भौहें से देख रही हैं। और जो गंगा नदी के पास जो छोटा सा जो द्वीप है, टीला है, वह क्या कर रहा है, मानो गंगा नदी की तीव्र वेग को वह वापस कर दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, मानो छोटा सा बच्चा है और वो अपनी माँ की छाती से हृदय से लिपट कर सोया हुआ हो। ठीक है, और फिर यहाँ चकवा पक्षी का भी उदाहरण दिया गया है कि वह चकवा पक्षी वह कौन पक्षी है, कहीं चकवा पक्षी तो नहीं जो गंगा नदी में अपनी ही प्रतिबिंब को अपनी पत्नी अर्थात चकवी समझ बैठा है और उसके विरह वेदना में उससे मिलने के लिए इधर उधर उड़ रहा है। यही बताया गया इसमें, कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।